दोस्तों यूएस की एक बहुत बड़ी सिंगर है जिनका नाम है रिहाना। ये ग्लोबली अपना पूरा दबदबा बना के बैठी हैं एंड आज तक इनके मुकाबले के बहुत कम ऐसे स्टार्स हैं। और इनका एक बहुत पॉपुलर गाना है जिसका नाम है शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। और ये जो गाना है बॉस, हिंदुस्तान के अगर आप नए जनरेशन से पूछो या पहले वालों से, मेजॉरिटी ने गाना सुना होगा, बहुत लोगों ने इस पर गाया भी होगा एंड मजे भी किए होंगे इसके ऊपर। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो डायमंड्स की बात होती है, इन्हीं लोगों को जब पूछो तो उन्हें ये नहीं पता होता कि यार दुनिया के हर 10 में से 9 हीरे, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, सूरत में ही तराशे जाते हैं हमारे इंडिया में। लेकिन हमारे सूरत में डायमंड रेडी तो हो जाते हैं लेकिन उनका एक्सपोर्ट वहां से नहीं होता है। एक सेकंड के लिए जरा रुको और इस बात को डाइजेस्ट करो। जो शहर दुनिया का 90% कट और पॉलिश डायमंड्स बनाता है, जहां 6 लाख से ज्यादा लूम्स हर दिन 3 करोड़ मीटर कपड़ा बनाते हैं, वही शहर अपना खुद का बनाया हुआ माल, अपना खुद का फिनिश प्रोडक्ट खुद बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। कैसा मजाक है ये। हर फिनिश डायमंड, हर हाई वैल्यू पार्सल वो पहले 280 किलोमीटर का सफर करता है मुंबई तक, और वहां पे जाकर के वो फिर जेएनपीटी के पोर्ट पे जाता है और वहां से फिर उसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो असली सवाल ये है कि सूरत अगर सब कुछ खुद बना रहा है तो एक्सपोर्ट कंट्रोल मुंबई के पास क्यों है, और इसमें वो कौन सा मौका छुपा हुआ है जो कि इंडिया के सबसे स्मार्ट फाउंडर्स को दिखना चाहिए पर दिख नहीं रहा है। आओ दोस्तों इसकी बातचीत जरा शुरू करते हैं। तो जब हम रॉ डायमंड की बात करते हैं ना, मतलब जो कच्चा हीरा होता है एकदम फ्रेश माइन से निकला हुआ, उसको इंपोर्ट करने में सूरत आज भी दुनिया में नंबर 1 है। जीएसटी आने के बाद और मुंबई का पुराना ऑक्ट्रॉय का जो पूरा सिस्टम था उसके हटने के बाद अब इंडिया का 80% से ज्यादा कच्चे हीरे का जो पूरा सौदा होता है वो सूरत के अंदर होता है। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हीरो का जो इंपोर्ट हो रहा है वो तो इस पूरी पिक्चर का खाली आधा हिस्सा है। असली खेल एक्सपोर्ट में है। जब आपकी मेहनत, आपका लेबर, आपका डॉलर बन के वापस आता है तब जाकर के असली बिजनेस बनता है। और वही वाला इंजन, वो एक्सपोर्ट वाला इंजन, वो आज भी मुंबई पे अटका हुआ है। मुझे भी ये समझने में थोड़ा सा समय लगा था कि यार ये कैसी डिलेमा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक नई सूरत डायमंड बोर्स बनी है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, 66 लाख स्क्वायर फीट का इसमें स्पेस है, 4200 ऑफिसेज है। सोचने में लगता है कि यार इतना बड़ा बोर्स बना दिया है, बोर्स मतलब एक्सचेंज, ऑफिस स्पेस बना दिया है, अब तो सब काम सूरत से ही होना चाहिए। पर जमीन पे कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। तो इस सिस्टम काम कैसे करता है और वो कौन सी ताकत है जो कि सूरत को इस पूरे मार्केट पे अपना हाथ जमाने में रोक रही है। चाहे आप मानो या ना मानो, ये कहानी बड़ी दिलचस्प होती जाती है जैसे इस पे आप आगे बढ़ते हो। वो ताकत किसी एक आम आदमी का नाम नहीं है, वो ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क। देखो, हाई वैल्यू हीरे जो होते हैं उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए 2 चीजें आपको चाहिए होती है, बहुत फास्ट एंड सिक्योर कस्टम्स का क्लियरेंस और सीधे इंटरनेशनल फ्लाइट्स। सूरत में जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल जरूर बोलते हैं, उसको उसका स्टेटस मिला हुआ है, वहां से कार्गो भी बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं 4 शहरों के नाम लूंगा, न्यूयॉर्क, एंटवर्प, हांगकांग और तेल अवीव। इन चारों जगह के लिए सूरत से आज भी कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। और ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये 4 शहर यही हैं दुनिया के डायमंड ट्रेडिंग के असली अड्डे। मतलब सूरत के जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं वो अगर हीरे के शिपमेंट को क्लियर भी कर दें तो भी उसे प्लेन में चढ़ाने के लिए मुंबई तक जाना ही पड़ेगा। और ये जो पॉइंट मैंने यहाँ रखा है ये साबित करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जियोग्राफी की दिक्कत नहीं है, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा नंबर छुपा हुआ है। वो थोड़ी देर में आपके सामने आएगा और आप बोलोगे भाई अब आई ना पिक्चर समझ में। मैं क्यों कह रहा हूं, आप जरा यहाँ पे पिक्चर देखो, क्योंकि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रोज सूरत से मुंबई के बीच हाईवे पे आर्मर्ड ट्रक्स चलते हैं, लिटरली आर्मर्ड ट्रक्स। उन ट्रक्स में आर्म्ड गार्ड्स बैठे होते हैं और बंदूकों के साथ वो एकदम तैयार रहते हैं कि कुछ भी हुआ तो भाई साहब हम रेडी हैं। और उन ट्रक्स के अंदर क्या होता है बॉस, क्रेजी वैल्यू के हीरे। बीवीसी जैसी कंपनीज है जो कि ये काम करती हैं, अरबों डॉलर की इन्वेंट्री को आर्मर्ड गाड़ियों के अंदर मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम। सोच के देखो जरा, दुनिया का डायमंड कैपिटल अपना माल बंदूकों के साथ हाईवे पे बेचता है इतनी दूर एक जगह क्लियरेंस के लिए। और यहीं पे वो नंबर आता है जिसके लिए अभी मैं बोल रहा था। मुंबई एयरपोर्ट पे अलग से एक ज्वेलरी हैंड कैरेज की फैसिलिटी है जहां एक्सपोर्टर खुद अपने हाथ में ज्वेलरी लेके जा सकता है फ्लाइट के अंदर। ये एक फैसिलिटी अकेले पूरे के पूरे इंडिया का 65 to 70% जेम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हैंडल करती है। रुको अब जरा, इसे दोबारा सुनो। एक मुंबई की फैसिलिटी और देश का इतना सारा ज्वेलरी एक्सपोर्ट, आप समझ पा रहे हो? यहीं पे आपका ओ माय गॉड वाला मोमेंट है। याद करो, सूरत के पास सीधी फ्लाइट नहीं है ना, वेल मुंबई के पास वो है और साथ में उसने सी फैसिलिटी बना रखी है। और ये सारी बातें जब हम समझ चुके तो हमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सूरत सिर्फ एक फैक्ट्री है और मुंबई वो एक गेटवे है, वो दरवाजा है। वैल्यू वहां नहीं बनती जहां पे माल बनता है, वैल्यू वहां कैप्चर होती है जहां पर माल आता जाता है। सूरत मैन्युफैक्चर जरूर कर रहा है लेकिन मुंबई एक्सपोर्ट करता है, वो उसे कंट्रोल करता है और प्रॉफिट का कंट्रोल गेटवे के पास ही रहता है। ये अक्सर हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में देख चुके हैं। पर अब जरा धीरे चलते हैं क्योंकि ये बात और ज्यादा गहराई में हमें लेके जानी है। ये जो सूरत से मुंबई वाला डिटूर है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका हिसाब किताब सरकार ने भी लगा रखा है पूरे नंबर्स के साथ। हमारे कस्टम वालों का एक स्टडी होता है जिसे बोलते हैं नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। वो नापता है कि माल कस्टम्स पे पहुंचने के बाद क्लियर होने में कितना टाइम लगता है,
2025 के डेटा में चौंकाने वाली बात निकली। हमारे जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वहां पे काफी सुधार देखा गया। जो सी पोर्ट्स होते हैं उन पे 6 घंटे की इंप्रूवमेंट हुई और एयर कार्गो पे 5 घंटे की। लेकिन अगर आप इनलैंड कंटेनर डिपोज देखोगे, जहां पे सूरत जैसे अंदर के शहर आते हैं, उनका माल जहां पे पहुंचता है, वहां पे टाइम 12 घंटे बढ़ गया। पॉइंट समझ रहे हो? बढ़ गया। 2 साल के अंदर इतना ज्यादा टाइम जब बढ़ता है तो होता क्या है? सूरत जैसे हब जो कि इन्हीं इनलैंड डिपोज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके लिए 12 घंटे पेनल्टी की तरह है। ये सीधा एक टैक्स है सूरत की स्पीड के ऊपर। और एक बात जो कि आपको शायद कोई नहीं बताएगा, यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑटोमेटिकली लो रिस्क वाले जो शिपमेंट होते हैं उनको फास्टर क्लियरेंस देता है, मतलब बिना किसी मैनुअल जांच के। लेकिन ये जो डायमंड्स होते हैं वो बिल्कुल हाई वैल्यू कार्गो की कैटेगरी में आते हैं। एंड क्योंकि सूरत का अच्छा खासा कार्गो यही वाला होता है, तो सूरत की जो फैसिलिटीज है वहां पे ये वाला सिस्टम इनेबल ही नहीं हो पाया है। मतलब बाकी अच्छी खासी कमोडिटीज को फास्ट ट्रैक क्लियरेंस मिलता है, ऑटोमेटिक स्पीड मिलती है, लेकिन हीरो के ट्रेड पे वो चीज नहीं मिल पाती है। हर हीरे की मैनुअल जांच होती है बार बार और उसके कारण ज्यादा डिले होता है। अब यही जो पूरी प्रॉब्लम मैंने आपको समझाई है, सेम चीज आप जरा सोच के देखो टेक्सटाइल्स के बारे में। टेक्सटाइल में भी सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही है, बस थोड़ी सी ज्यादा बल्कि कैटेगरी हो जाती है। सूरत के अंदर 15,000 मैन्युफैक्चरर्स हैं टेक्सटाइल के। इंडिया की सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की इकोनॉमी का दिल है सूरत। लेकिन मेजॉरिटी प्लेयर्स अपने कंटेनर्स के लिए बाहर के पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि नावा शेवा या फिर मुंद्रा पोर्ट। और ये डिपेंडेंसी कितनी नाजुक है वो हाल ही में देखने को मिला। जब पोर्ट्स पे कंजेशन हुई तो करीब 1000 कंटेनर्स अटक गए थे। और इन 1000 कंटेनर्स के अंदर क्या था पता है? लगभग 250 करोड़ का यान। और इसी के साथ अच्छी खासी फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल वो पोर्ट पे अटक गया और उसका इंपैक्ट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आता है। बट दोस्तों, टू बी वेरी फेयर एंड क्लियर, सरकार रातों रात एंटवर्प या न्यूयॉर्क के लिए सूरत से फ्लाइट तो देखो नहीं ला सकती है। सरकार ग्लोबल कस्टम्स के रिस्क रूल्स नहीं बदल सकती है। ये चीजें चेंज होने में शायद कई साल लग जाएंगे। और तब तक सूरत के इतने सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस फ्रिक्शन को एक टैक्स की तरह मान करके शायद चुपचाप बैठे रहेंगे। ये चीजें बदलने में शायद कई साल लग जाएंगे और तब तक के लिए शायद और कोई रास्ता नहीं है। और यहीं पे मैं आपको वापस उसी सवाल पे लाना चाहूंगा जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, कि जब सूरत ये सब कुछ खुद बना रहा है तो एक्सपोर्ट का कंट्रोल मुंबई के पास क्यों है? अब जवाब आपके पास है और बिल्कुल साफ है, क्योंकि असली कंट्रोल माल बनाने में नहीं है, असली कंट्रोल है उस फ्रिक्शन में, उस क्लियरेंस में, उस गेटवे में। और यही बात जो एक एक्सपोर्टर के लिए एक दीवार बन जाती है, एक फाउंडर के लिए एक सोने की खान बन जाती है। क्योंकि जो चीज सरकार कंक्रीट के थ्रू बना करके सॉल्व नहीं कर पा रही है, वो शायद सॉफ्टवेयर का यूज करके और बेटर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म जो कि हर क्लियरेंस को पहले ही एरर फ्री बना दे, एक लेयर जो कि सूरत के मैनुअल डिले को डिजिटल स्पीड में बदल दे। जो फाउंडर्स, बिजनेसमैन इस फ्रिक्शन को हटाएंगे, इसके लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे, इसके ऊपर R&D करेंगे, वो शायद आने वाले समय में कुछ नया बना पाएंगे और सूरत की तकदीर भी शायद बदल पाएंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो लोग होंगे वो इस पूरे के पूरे रीजन के एक्सपोर्ट की जो इकोनॉमी है उसमें अपना गेटवे बना लेंगे, वहां से कमाई कर पाएंगे। और जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि बॉस, जहां जहां पर ऐसे फ्रिक्शन आते हैं, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, वहीं पे बिजनेस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनती है। और इसी के साथ यहाँ पे 2 बातें हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ गुस्से की बात है कि दुनिया का बेस्ट डायमंड सिटी आज भी एक एक्सपोर्ट कॉलोनी की तरह ऑपरेट हो रहा है। और एक्साइटमेंट की बात क्या है कि ये जो दीवार है, असल में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कुछ न्यू एज बिजनेसेस बनाने के लिए, जो कि इसी प्रॉब्लम को, इस फ्रिक्शन को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दे। बाकी इसी सूरत की पूरी जो कहानी है उसमें एक और लेयर है जहां पे काफी एक्सपोर्टर्स हैं जो कि समुद्र के पार क्या बेच रहे हैं पता है? हवा, लिटरली। और वो एंगल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा शॉकिंग भी है, जिसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग नया डीप डाइव बन सकता है। अगर आप वो देखना चाहेंगे तो बॉस नीचे कमेंट्स में लिख दो कि वो लेके आओ, हम उसके ऊपर काम फटाफट शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए ये डीप डाइव यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप सूरत से हैं तो आपको मेरी और ग्रो की टीम की तरफ से सादा प्रणाम। आशा करते हैं आपको ये स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिलहाल के लिए यहीं पे डीप डाइव खत्म होता है। हम जल्द मिलेंगे अगली डीप डाइव में। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा। सी यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.